सोचिए कि आपके पास एक ऐसी जादुई मशीन है। हाँ, एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी। बिल्कुल, मतलब आप उसमें अगर 1 टन कोयला डालें तो वो जलकर सिर्फ राख होने के बजाय आपको 1.2 टन बिल्कुल नया कोयला वापस कर दे। हाँ, मतलब पहले से कहीं बेहतर कोयला आपको मिल जाए। सुनने में तो भौतिक विज्ञान के नियमों के बिल्कुल ही खिलाफ लगता है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कोई जादू हो रहा है। लेकिन 7 अप्रैल 2026 की रात को ठीक 8:25 पर तमिलनाडु के कलपक्कम में ये जो असंभव सी लगने वाली बात है ना, ये एक असल इंजीनियरिंग सच्चाई में बदल गई। अरे वाह! हाँ, वहाँ भारत का 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR पहली बार क्रिटिकलिटी पर पहुंचा। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो यही समझना है कि ये बेहद जटिल तकनीक असल में काम कैसे करती है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसे भारत का ओपेनहाइमर मूवमेंट क्यों कहा जा रहा है। मतलब आमतौर पे जो हम ओपेनहाइमर का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में सीधा तबाही या परमाणु हथियारों की तस्वीर बनती है। एग्जैक्टली, एक भयावह तस्वीर। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। ये जो क्षण है, ये विनाश का नहीं बल्कि शांति और ऊर्जा स्वतंत्रता का प्रतीक है। मतलब आज की दुनिया की तरफ देखें तो हर चीज को बिजली चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। AI डेटा सेंटर्स हों या सड़कों पर दौड़ते हुए इलेक्ट्रिक वाहन या फिर हमारे जो शहर लगातार फैल रहे हैं, सबको 24 घंटे बिना रुके चलने वाली बिजली चाहिए। और वो भी क्लीन एनर्जी। सही। तो ऐसे में ये तकनीक भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को कैसे दिशा देगी, ये समझना बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस नई मशीन के विज्ञान तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है हमें उस बुनियादी समस्या को समझना होगा जिसने इसके निर्माण की जरूरत पैदा की। हाँ, देखिए, इस समस्या की जो जड़ है ना, वो भारत की बढ़ती ऊर्जा की भूख और हमारी भौगोलिक सीमाओं के बीच का टकराव है। मतलब संसाधन की कमी। बिल्कुल। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, औद्योगिकरण एकदम चरम पर है, और जब कोयले जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हटकर स्वच्छ और निरंतर बिजली, जिसे हम बेसलोड पावर कहते हैं, वो पैदा करने की बात आती है, तो हमारे विकल्प काफी सीमित नजर आते हैं। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ी अड़चन है। मतलब ऊर्जा तो चाहिए लेकिन संसाधन सीमित है। हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के भंडार उतने ज्यादा नहीं है। तेल और गैस के लिए तो हमें एक बहुत बड़ी हद तक आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और अगर हम परमाणु ऊर्जा की तरफ रुख भी करते हैं तो जो प्राकृतिक यूरेनियम चाहिए होता है ना, उसके अच्छे भंडार भी देश में नाम मात्र के हैं। हाँ, लेकिन प्रकृति ने एक बहुत ही अजीब सा संतुलन दिया है हमें। मतलब भले ही देश में यूरेनियम की कमी हो, लेकिन दक्षिण भारत के समुद्री तटों की रेत में थोरियम, बिल्कुल, थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार छिपा हुआ है। अरे वाह! और यहीं से 1950 के दशक में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की वो ऐतिहासिक सोच सामने आती है। वो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ना? हाँ, 3 चरण वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। डॉक्टर भाभा की दूरदर्शिता इस पूरे मिशन का केंद्र बिंदु है। मतलब जब बाकी दुनिया सिर्फ सामान्य यूरेनियम रिएक्टरों पर अपना सारा ध्यान लगा रही थी, तब उन्होंने 50 साल आगे का भविष्य देख लिया था। बिल्कुल। इसको समझने के लिए एक बहुत ही रोचक तुलना कर सकते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार और तेज रफ्तार गाड़ी है। अच्छा। जो कि हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हाँ। अब इस गाड़ी को चलाने के लिए जो प्रीमियम पेट्रोल चाहिए, यानी यूरेनियम, वो हमारे पास है ही नहीं। ना के बराबर है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक अलग तरह के ईंधन का, यानी थोरियम का पूरा पहाड़ मौजूद है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि थोरियम को सीधे उस गाड़ी के इंजन में नहीं डाला जा सकता। सही बात है। तो उस पहाड़ को काम में लाने के लिए हमें एक बिल्कुल नए प्रकार के इंजन की जरूरत है। भाभा का जो ये प्रोग्राम था, वो इसी इंजन को बनाने की एक लंबी रणनीति थी। बिल्कुल। और मैं समझाती हूँ कि ये रणनीति काम कैसे करती है। इसके पहले चरण में, जिसे स्टेज 1 कहते हैं, उसमें प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर बनाए गए। PHWR। हाँ, ये वो रिएक्टर है जो देश में उपलब्ध कम गुणवत्ता वाले प्राकृतिक यूरेनियम से भी बिजली बनाते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? क्या? बिजली बनाने के साथ साथ इनका जो इस्तेमाल किया हुआ ईंधन होता है ना, जिसे स्पेंट फ्यूल कहते हैं, वो भारी मात्रा में प्लूटोनियम पैदा करता है। अच्छा। तो वो प्लूटोनियम कोई कचरा नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो अगले चरण का बेहद कीमती कच्चा माल है। और यहीं से स्टेज 2 यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की भूमिका शुरू होती है।
एकदम सही पकड़ा आपने। ये दूसरा चरण उसी प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है और साथ ही उस थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलने का काम करता है, ताकि हम तीसरे और अंतिम चरण तक पहुंच सकें। हाँ, और अगर वो तीसरा चरण सफल होता है ना, तो व्यावहारिक रूप से देश के पास हजारों सालों तक इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा का एक अटूट स्रोत आ जाएगा। हजारों सालों तक? ये तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और यहाँ एक ऐतिहासिक संदर्भ भी बहुत जरूरी है समझना। 1974 के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया भर के देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। हाँ, तकनीक और ईंधन दोनों के मामले में। बिल्कुल, बाहर से उन्नत रिएक्टर मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो इस कूटनीतिक अलगाव ने वास्तव में हमें इस स्वदेशी 3 चरण वाले प्रोग्राम को तेजी से और पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया। तो अब फाइनली भारत आधिकारिक रूप से इस दूसरे और सबसे जटिल चरण में आ चुका है। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए एक बड़ा ही शानदार शब्द इस्तेमाल किया गया है, न्यूक्लियर मनी मिंटिंग मशीन। हाँ, पैसे छापने वाली मशीन। मतलब एक ऐसी मशीन जो खर्च करने से ज्यादा ईंधन छापती है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में काम कैसे करती है? भौतिक विज्ञान के स्तर पर ऐसा क्या हो रहा है जो सामान्य रिएक्टरों में नहीं होता? देखिए, सामान्य परमाणु रिएक्टरों में जो ईंधन इस्तेमाल होता है, जैसे यूरेनियम 235, वो फिसाइल यानी विखंडनीय होता है। वो जलता है, विखंडित होता है, गर्मी पैदा होती है और भाप से टरबाइन घूमकर बिजली बनती है। सही, बेसिक प्रोसेस। हाँ, और अंत में वो ईंधन खत्म हो जाता है। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो डिजाइन है वो इससे बुनियादी तौर पर अलग है। अच्छा। इसमें रिएक्टर कोर के अंदर विखंडनीय प्लूटोनियम तो होता ही है, लेकिन इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट या आवरण होता है। और इस ब्लैंकेट में फर्टाइल मटेरियल रखा जाता है। फर्टाइल मटेरियल इस मतलब वो पदार्थ जो खुद तो ईंधन नहीं है लेकिन ईंधन में बदल सकता है ना? बिल्कुल सही। जैसे कि यूरेनियम 238 या अपना थोरियम 232। हाँ, तो होता क्या है कि जब रिएक्टर के अंदर तेज गति वाले न्यूट्रॉन इस फर्टाइल मटेरियल से टकराते हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन। न्यूट्रॉन की ऊर्जा उस फर्टाइल मटेरियल की परमाणु संरचना को बदल देती है और उसे नए विखंडनीय आइसोटोप जैसे प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 233 में बदल देती है। इस ट्रांसम्यूटेशन को अगर हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी गीली लकड़ी है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये गीली लकड़ी हमारा फर्टाइल थोरियम है जो खुद से तो कभी आग नहीं पकड़ सकती। बिल्कुल। लेकिन अगर इस गीली लकड़ी को एक बहुत ही विशाल और धधकती हुई भट्टी यानी हमारा विखंडनीय प्लूटोनियम उसके बिल्कुल पास रख दिया जाए तो क्या होगा? वो धीरे धीरे सूखने लगेगी। एग्जैक्टली। और कुछ समय बाद वो भट्टी की भयंकर गर्मी से न सिर्फ पूरी तरह सूख जाती है बल्कि खुद एक ऐसा बेहतरीन ईंधन बन जाती है जिसे जलाया जा सके। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। और अगर हम इसे संख्या के लिहाज से देखें ना, तो अगर मशीन में 1 यूनिट ईंधन डाला जाता है तो ट्रांसम्यूटेशन के बाद ये कुछ सालों में लगभग 1.2 से 1.3 यूनिट नया ईंधन तैयार कर सकता है। अरे वाह! मतलब ये रिएक्टर वर्तमान के लिए बिजली तो बना ही रहा है, साथ ही भविष्य के लिए अपना खुद का ईंधन भी तैयार कर रहा है। बिल्कुल। और इसी वजह से इसे ब्रीडर यानी पैदा करने वाला रिएक्टर कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी पेच है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता कि इस कल्पक्कम रिएक्टर में पानी की जगह लिक्विड सोडियम कूलेंट यानी तरल सोडियम का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब आमतौर पर तो हम सुनते हैं ना कि किसी भी बड़े परमाणु रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ लिक्विड सोडियम क्यों, पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये इस पूरे तकनीक का सबसे अहम और वैज्ञानिक रूप से क्रिटिकल पहलू है। आम रिएक्टरों में पानी का इस्तेमाल सिर्फ गर्मी सोखने या ठंडा करने के लिए नहीं होता। अच्छा, और क्या काम है पानी का? वो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भी होता है। धीमे न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 को बहुत आसानी से विखंडित करते हैं, लेकिन एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, जैसा कि नाम में ही फास्ट लगा है ना, हाँ, न्यूट्रॉन की गति तेज होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर उस गीली लकड़ी को सुखाना है यानी उस फर्टाइल थोरियम से टकराकर उसकी संरचना को बदलना है तो न्यूट्रॉन का पूरी ताकत और गति से टकराना जरूरी है। बिल्कुल। धीमी गति से काम नहीं चलेगा। एकदम सही। अगर इस रिएक्टर में पानी का इस्तेमाल किया जाता तो पानी न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता
और ट्रांसम्यूटेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो वहीं रुक जाती। मतलब ईंधन पैदा ही नहीं होता। हाँ, इसलिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक ऐसे कूलेंट की तलाश थी जो भयंकर गर्मी को सोख सके, रिएक्टर को पिघलने से बचा सके, लेकिन न्यूट्रॉन की गति को बिल्कुल भी धीमा न करे। और लिक्विड सोडियम ये काम करता है। हाँ, तरल सोडियम ये काम बखूबी करता है। वो ऊष्मा का एक बेहतरीन सुचालक है और न्यूट्रॉन की गति को प्रभावित भी नहीं करता। और इसी जटिल इंजीनियरिंग और भौतिकी का नतीजा था कि 7 अप्रैल 2026 को ये मशीन पहली बार क्रिटिकलिटी पर पहुंची। हाँ, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि रिएक्टर कोर के अंदर एक नियंत्रित चेन रिएक्शन सफलतापूर्वक शुरू हो गई और वो अपने आप को बिना किसी बाहरी मदद के बनाए रखने में सक्षम हो गई। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मशीन जिंदा हो गई। सही कहा। लेकिन कागज पर तो ये भौतिकी का एक बहुत ही शानदार और जादुई सिद्धांत है। जब इसे जमीन पर एक 500 मेगावाट के विशाल कमर्शियल रिएक्टर के रूप में उतारने की बात आई तो वो सफर बहुत ही लंबा और चुनौतीपूर्ण रहा। बहुत ज्यादा। कलपक्कम का ये जो PFBR प्रोजेक्ट है उसकी टाइमलाइन पर स्रोत सामग्री में एक बहुत बड़ा तथ्य सामने आता है। वो देरी वाला मुद्दा। हाँ, ये प्रोजेक्ट 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था और इसे मूल योजना के अनुसार 2010 तक पूरा होना था। सही बात है। लेकिन ये शुरू कब हुआ? 2026 में। पूरे 16 साल की देरी और शुरुआती बजट से हजारों करोड़ का ओवररन। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी लागत लगभग 8000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बाप रे। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ, लेकिन 16 साल की देरी, क्या इस तरह की तकनीकी छलांगें आर्थिक रूप से टिकाऊ हैं? मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इतने साल लेट हो जाए और अर्थव्यवस्था के लिए एक सिंखोल बन जाए, क्या वो ऊर्जा संकट के लिए एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है? देखिए, क्या ये सच में एक ऐतिहासिक जीत है या सिर्फ एक बेतहाशा लेट लतीफ प्रोजेक्ट है? मैं समझती हूँ आपका सवाल। किसी भी प्रोजेक्ट में 16 साल की देरी और लागत का इस तरह से बढ़ना बचाव के योग्य तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे के कारणों का गहराई से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या कारण थे? जब कोई देश दुनिया की सबसे जटिल और संवेदनशील डीप टेक बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहा हो ना, तो चुनौतियां कल्पना से परे होती हैं। 2011 में जापान में फुकुशिमा हादसा हुआ था, आपको याद होगा? हाँ, वो तो बहुत भयानक था। उसके बाद पूरी दुनिया में परमाणु सुरक्षा मानकों की बहुत ही सख्त और व्यापक समीक्षा की गई। इस PFBR के डिजाइन में भी कई अहम बदलाव और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़े गए, जिसमें कई साल लग गए। मैं समझ रहा हूँ। लेकिन फिर भी इतनी लंबी देरी से पूरे प्रोजेक्ट की आर्थिक प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं ना। क्या इतने महंगे प्रोटोटाइप से आम जनता को कभी सस्ती बिजली मिल पाएगी? नीति निर्माताओं के सामने ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन होता क्या है कि किसी भी पहली पीढ़ी की तकनीक या प्रोटोटाइप की लागत हमेशा बहुत अधिक होती है। क्योंकि आप सब कुछ पहली बार बना रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरल सोडियम कूलेंट की हमने अभी बात की, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चुनौतियां हैं। सोडियम प्रणालियों के लिए जिस तरह की उच्च स्तरीय वेल्डिंग, खास तरह के पंप और वाल्व की जरूरत होती है, वो एक बिल्कुल नई तरह की मेटलर्जी की मांग करता है। तो ये सब हमें खुद बनाना पड़ा? हाँ, इस पूरी आपूर्ति श्रृंखला को देश के भीतर शून्य से विकसित करना पड़ा। लेकिन इसका जो रणनीतिक पहलू है ना, वो ये है कि एक बार ये बुनियादी ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला तैयार हो जाए तो ये रिएक्टर 40 से 60 सालों तक लगातार ऊर्जा दे सकते हैं। तो इस पूरे संघर्ष के बाद वैश्विक स्तर पर जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है कि आज की तारीख में व्यावसायिक स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रूस में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। हाँ, उनके पास BN 600 और BN 800 जैसे रिएक्टर काम कर रहे हैं। तो क्या बाकी देशों ने कोशिश नहीं की? दुनिया के कई बड़े देशों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया था। अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन ने भी ब्रीडर तकनीक पर अरबों डॉलर और दशकों का समय खर्च किया। तो फिर वो पीछे क्यों हट गए? डिजाइन की भयंकर जटिलताओं, सुरक्षा चिंताओं और लगातार बढ़ती लागत के कारण उन्होंने या तो अपने कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दिए या फिर सिर्फ छोटे डेमो स्केल रिएक्टरों तक ही सीमित रह गए। और अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का दूसरा देश जो व्यावसायिक स्तर पर इस तकनीक का संचालन करने जा रहा है वो रूस के बाद सीधा भारत है। बिल्कुल। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो ये एक विशाल गेम चेंजर है।
इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में जब कार्बन उत्सर्जन को कम करने या नेट जीरो के लक्ष्यों को पाने की बात आएगी तो देश सिर्फ सौर या पवन ऊर्जा की अनिश्चितता पर निर्भर नहीं रहेगा। सही बात है। मौसम चाहे जो भी हो, 24 घंटे की बेस लोड पावर की गारंटी होगी। हाँ, और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण हाईटेक इकोसिस्टम का भी जन्म होता है। जब कोई देश इतने उच्च तापमान, खतरनाक रसायनों और रेडियो एक्टिविटी को संभालने वाली मशीन बनाता है तो उन्नत सामग्री विज्ञान, हाई एंड रोबोटिक्स और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में जो प्रगति होती है उसका सीधा लाभ अंतरिक्ष, रक्षा और चिकित्सा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी फैल जाता है। हम दुनिया के उस इलीट क्लब में शामिल हो गए जहां केवल 2 देश हैं। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन स्रोत सामग्री इस तकनीक से जुड़े कुछ बहुत ही गंभीर और चिंताजनक सवालों को भी उजागर करती है। हाँ, वो भी देखना जरूरी है। किसी भी तकनीक की निष्पक्ष विवेचना के लिए उसके जोखिमों को सामने रखना तो बेहद जरूरी है। हर चमकती चीज के पीछे कुछ अंधेरे पहलू होते हैं और सबसे बड़ा खतरा उसी चीज में है जो इस रिएक्टर को फास्ट बनाती है, तरल सोडियम। बिल्कुल, यही इस तकनीक की सबसे कमजोर और खतरनाक कड़ी है। सोडियम की रासायनिक प्रकृति बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रियाशील होती है। मतलब ये आग पकड़ लेता है ना? हाँ। तो अगर उच्च तापमान पर उबलता हुआ तरल सोडियम जरा सा भी लीक होकर हवा के संपर्क में आता है तो वो तुरंत भयंकर आग पकड़ लेता है। और अगर वो गलती से भी पानी के संपर्क में आ जाए तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। अनियंत्रित विस्फोट। बाप रे। यानी जिस पदार्थ से इस पूरे विशाल रिएक्टर को ठंडा रखा जा रहा है वो खुद एक चलता फिरता बम है। ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम है। और यही वो डर है जिसकी वजह से फ्रांस और जापान जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों ने अपने फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम बीच में ही रोक दिए। जापान के मोन्जू रिएक्टर में सोडियम लीक की वजह से ही भयानक आग लग गई थी। अच्छा। हाँ, जिसके बाद उस पूरे प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। तरल सोडियम को संभालना इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा दुष्स्वप्न है। तो फिर भारत इसे कैसे संभाल रहा है? इसके लिए आवश्यक है कि रिएक्टर का डिजाइन पूरी तरह से दोष रहित हो। सुरक्षा संस्कृति और संचालन में अनुशासन का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि मानवीय भूल या मशीन की खराबी की जरा सी भी गुंजाइश न रहे। एक छोटी सी चूक भी तबाही ला सकती है। और सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, आर्थिक चुनौती तो अपनी जगह है ही। जिस पहले प्रोटोटाइप में इतना पैसा और समय लगा, असली परीक्षा तब होगी जब देश को ऊर्जा संकट हल करने के लिए ऐसे दर्जनों रिएक्टर बनाने होंगे। बिल्कुल। क्या भविष्य में इन्हें इतनी किफायती कीमत पर और इतनी जल्दी बनाया जा सकेगा कि बिजली की प्रति यूनिट लागत आम जनता और उद्योगों के लिए फायदेमंद हो? अर्थशास्त्र अक्सर नई और उन्नत तकनीक की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। ये जो प्रोटोटाइप है, ये सिर्फ ये साबित करने के लिए है कि तकनीक काम करती है, लेकिन इसे स्केल करना यानी कमर्शियल रूप से किफायती और तेज बनाना, ये अगले कुछ दशकों की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा एक और बहुत ही संवेदनशील और भू राजनीतिक मुद्दा, प्रोलिफरेशन यानी हथियारों के प्रसार का डर। क्योंकि ये रिएक्टर भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला प्लूटोनियम पैदा करता है और हम सब जानते हैं कि प्लूटोनियम परमाणु हथियारों का मुख्य कच्चा माल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG का सदस्य नहीं है। हाँ। तो जब कोई देश ऐसी तकनीक विकसित करता है जो बड़ी मात्रा में प्लूटोनियम पैदा कर सकती है तो वैश्विक मंच पर स्वाभाविक रूप से चिंताएं पैदा होती हैं। दुनिया इसे शक की नजरों से देखती है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये कैसे साबित किया जाए कि ये जो मनी मिंटिंग मशीन है ये सिर्फ देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए है, ना कि किसी हथियार की होड़ के लिए? इसका सीधा सा जवाब एक अत्यंत पारदर्शी और जिम्मेदार छवि बनाए रखना है। सुरक्षा मानकों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के दिशा निर्देशों और सेफ गार्ड्स का कड़ाई से पालन करना होगा। इस तकनीक की वास्तविक सफलता केवल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले सुलझाने में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विश्वास कायम करने में भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर जब हम कलपक्कम के इस PFVR को देखते हैं तो ये सिर्फ कंक्रीट, स्टील और सोडियम से बनी 500 मेगावाट की कोई मशीन भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दशकों के संघर्ष, कूटनीतिक दबावों और वैज्ञानिक दृढ़ संकल्प का एक जीता जागता सबूत है। ये ऊर्जा आयात पर हमारी निर्भरता को खत्म करने और एक स्वतंत्र वैज्ञानिक मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। और ये ऐतिहासिक क्षण डॉक्टर भाभा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम और उन तमाम गुमनाम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। हाँ। जिन्होंने
1974 के बाद के उस अत्यंत कठिन दौर में भी अपनी प्रयोगशालाओं में काम करना नहीं छोड़ा, जब पूरी दुनिया ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। ऊर्जा का भविष्य अब केवल जमीन से कोयला खोदने या मध्य पूर्व से तेल मंगाने पर निर्भर नहीं है। ये स्वच्छ और असीमित संभावनाओं की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के उस दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता वाले बिंदु को एक कदम और आगे ले जाकर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। वो क्या है? अगर कल्पक्कम का ये प्रोटोटाइप पूरी तरह से सफल रहता है और आने वाले कुछ दशकों में हम उस थोरियम वाले तीसरे चरण में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेते हैं, तो सोचिए क्या होगा। एक पूरी तरह से नई दुनिया। हाँ, आज की दुनिया अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल और गैस के लिए मध्य पूर्व के देशों की तरफ देखती है। अगर देश ने दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार को कुशलता से इस्तेमाल करने की कुंजी खोज ली, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में दुनिया भर के देश स्वच्छ और असीमित ऊर्जा की तकनीक के लिए इस तरफ देखने लगे? अरे वाह! क्या थोरियम तकनीक भविष्य में इस हिस्से को दुनिया का नया एनर्जी हब बना सकती है? ऊर्जा के समीकरण ने तो हमेशा दुनिया की भू राजनीति को तय किया है। अगर थोरियम का यह सपना पूरी तरह से जमीन पर उतरता है, तो वैश्विक शक्ति का संतुलन एक ऐसा मोड़ ले सकता है जिसकी कल्पना करना भी अभी रोमांचक है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को अपनी खोजबीन जारी रखनी चाहिए। ऊर्जा का भविष्य सिर्फ ग्रिड में बिजली पैदा करने के बारे में नहीं है, ये दुनिया के काम करने के तरीके को बदलने के बारे में है। इस विषय की गहराइयों से अभी के लिए बस इतना ही।